हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट लर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में और गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते ही हैं कि इससे रिलेटेड सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न बनकर आते हैं। तो पहले इसके थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या प्रैक्टिस सेट का हो, तो उससे हम इस टॉपिक को और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे प्रश्न को हल करने के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हमें उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब बच्चे का विकास होता है तो जब एक अवस्था से पहले छोटा होता है, फिर उससे पहले वो शिशु अवस्था में होता है, फिर बाल्य अवस्था में आता है, तो इस तरह से उसमें जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अध्ययनों के दौरान जो पाया गया है वो कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो परिवर्तन होता है वो कैसे आता है? अनुसरण करने से आता है। दूसरे की प्रवृत्ति को देख करके अपने अंदर चेंजेस लाने को ही क्या कहते हैं, परिवर्तनों में जो है वो अनुसरण की प्रवृत्ति होती है। तो इन्हें ही विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो जब बच्चा अपने आसपास के लोगों के अनुसार अपने अंदर प्रवृत्तियां धारण करने लग जाता है और उसी के अनुसार जो है वो चीज़ों को सीखने लगता है, अपने अंदर उस चीज़ को एब्जॉर्व करने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकास का सिद्धांत। इसके बाद जो है विकास की दिशा का सिद्धांत है, जो फर्स्ट सिद्धांत है, उसको हम देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे का विकास कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और इसका जो नाम है वो मनोवैज्ञानिकों ने इसका जो नाम दिया है वो दिया है मस्तकंधोमुखी। और इसमें पहले शिशु का सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर हाथ पैरों का विकास होता है। तो सबसे पहले इसमें किसका विकास होता है, सिर का, फिर धड़ का, और फिर उसके बाद हाथ पैरों का विकास होता है। तो ये पहला जो विकास का चरण था। नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसमें स्किनर का कहना है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल नहीं देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निरंतरता का सिद्धांत ये नहीं है कि हमें व्यक्ति में परिवर्तन हमेशा दिखाई दे, बल्कि विकास जो है एक समान गति से नहीं होता, बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। अविराम मतलब बिना रुके जो विकास है वो चलता रहता है। और विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है। तो विकास की गति कैसी होती है, निरंतर चलती रहती है। हो सकता है कि किसी में वो जो विकास की प्रवृत्ति है वो तीव्र हो, और किसी में जो है वो धीमी गति से चल रहा हो, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो ये स्किनर ने कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम के सिद्धांत पे हम क्या देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व्यवस्थित रूप में होता है। तो जो विकास है हमारे शरीर का, हमारे माइंड का, वो एक निश्चित व्यवस्थित रूप में होता है। ये नहीं कि पहले एक हाथ का हो गया विकास फिर दूसरे हाथ की ग्रोथ होगी। इस तरह से जो है हमारे जो फुल बॉडी का विकास है वो एक व्यवस्थित रूप से चलती रहती है। बालक का गति संबंधी, भाषा संबंधी विकास जो है वो एक क्रम में होता है। जो बालक के गति संबंधी है या फिर भाषा संबंधी जो विकास है वो भी क्या है, एक क्रम से होती रहती है। जैसे तीसरे माह में जो है बच्चा क्या करता है, गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। तीसरे माह में बच्चा कुछ जो है आवाज़ निकालने लगता है। उसके बाद छठे माह में आते आते वो हंसना सीख जाता है। इसके बाद सातवें माह में जब वो आता है तो वह कुछ जो अल्फ़ाबेट है, जो शब्द हैं, वो बोलने लगता है। जैसे
पा, बा, ये इस तरह के शब्द जो है वो बोलने का प्रयत्न करने लगता है। तो विकास का जो क्रम का सिद्धांत है वो निरंतर जो है एक व्यवस्थित रूप से चलती रहती है। ये नहीं कि बच्चा पहले हंस लेगा फिर बोलना सीखेगा, नहीं, वो कुछ आवाज़ निकालता है फिर हंसना सीखता है, फिर कुछ शब्दों को जो है कुछ शब्द जो है वो बोलने का प्रयत्न करता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फोर्थ है वो विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत बेहद इम्पॉर्टेंट है, और इस पर जो है प्रश्न काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वैज्ञानिक अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। तो सभी व्यक्तियों, सभी बालकों के विकास में क्या होगी, विभिन्नताएं होगी, सबका विकास अलग अलग रूप में हमें दिखाई देता है। एक ही आयु के दो बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में वैयक्तिक विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती है। एक ही दिन दो बच्चे जन्म लेते हैं और दोनों की जो विकास की प्रक्रिया है वो हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तो इसीलिए जो विकास की गति है वो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, क्योंकि जो व्यक्तित्व में विकास होता है वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देते हैं। सबका विकास, किसी का विकास जल्दी होता है, कोई कम बोलता है, कोई ठीक से बोल नहीं पाता है, इस तरह से जो है हमें डिफरेंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए जो फिफ्थ कह रहा है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है कि सारे ही जो विकास है हमारे, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, ये सारे ही पक्ष एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष के विकास परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास के साथ ही उसकी रुचि, ध्यान व व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। तो जब उसके शारीरिक विकास होता है तो उसकी रुचि में भी परिवर्तन आता है, ध्यान, व्यवहार सभी में जो है परिवर्तन होता रहता है, और शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास एक सही ढंग से, सही न्यूट्रिशन से, सही तरीके से उसका विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बौद्धिक विकास को जो है वो प्रभावित करता है, संज्ञानात्मक विकास को जो है वो प्रभावित करता है। लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है, बच्चे को टाइम पर खाना या उसको अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, भरपूर पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो उसका शारीरिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा, और इसका प्रभाव उसके बौद्धिक विकास पर भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी एक ही तरीके से सभी बच्चों का विकास होगा, चाहे वो मनुष्य योनि में जो भी विकास का सिद्धांत है वो सभी मनुष्यों पर एक जैसा लागू होगा, और जो जानवरों के मतलब विकास का जो सिद्धांत है वो जानवरों के सारे जानवरों के एक जैसे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान एक हो, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, यानी सारे ही बच्चों का जो विकास है वो एक ही तरीके से होगा। और हर लोग कहते हैं कि इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जो जानवर है वो अपनी जाति का अनुसरण करेगा, यानी उनमें जो विकास होता है वो सारे ही जानवर में एक जैसे दिखने को मिलेगा, मतलब सभी का विकास एक जैसा होगा, और जो मनुष्य जाति में है उनका विकास मतलब उनके अनुसार रहेगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। मनुष्य का जो बच्चा है वो मनुष्य के रूप में दिखाई देगा, जानवर का बच्चा जानवर के रूप में ही दिखाई देगा। तो इन सब में क्या होता है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति हो, सब अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उसके बाद जो है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के समस्त पक्षों में चालक जो पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए समान रूप से केवल हाथ ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी हिलाता है, किंतु धीरे धीरे उसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रूप से हाथ बढ़ाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो बच्चा है यहाँ पे, जो चालक का अर्थ यहाँ पे बच्चा है, कि बच्चा जो है पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है। जैसे आप देखेंगे जो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो किसी भी चीज़ को जब वो पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका पूरा बॉडी पार्ट हिलता है, पूरा शरीर हिलता है। लेकिन जैसे जैसे उसके मसल्स स्ट्रांग होते जाते हैं
तो वो किसी चीज़ को जो है वो विशिष्ट रूप से हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है। इसमें उसका पूरा बॉडी जो है नहीं हिलता है। तो ये जो है ये है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पहले वो सामान्य जो उसका व्यवहार होता है, बाद में उसके व्यवहार में परिवर्तन होते होते वो उसका व्यवहार जो है वो विशिष्ट हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट है सिद्धांत वो है वंशानुक्रम व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है, इसके आगे शिशु का विकास नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के कारण ही होता है, दोनों के परस्पर संबंध के कारण ही होता है। अगर वंशानुक्रम व वातावरण में से एक भी चीज़ की कमी होती है तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसीलिए इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है एक बालक के विकास में, इसके बिना बालक का विकास नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी थ्योरी है उसे हम कंप्लीट करेंगे और बीच बीच में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए या फिर प्रैक्टिस सेट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस पर लाऊंगी। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।